अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैकयार्ड मुर्गी पालन की कड़कनाथ नस्ल के चूजे तैयार करने पर जानकारी। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, एक किसान का अनुभव। नींबू के बाग में नुकसान पहुंचाने वाले कीट रोग और उनका नियंत्रण। छोटे और मझोले किसान कृषि के साथ साथ बैकयार्ड मुर्गी पालन करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और अपने प्रदेश में बैकयार्ड मुर्गी पालन के यदि कड़कनाथ की बात करें हम तो इसकी बहुत मांग होने की वजह से अधिक दाम में ये बिकते हैं। तो क्या है इस नस्ल की विशेषताएं और कड़कनाथ नस्ल का पालन करने के लिए चूजे कहां से आप हासिल करें, साथ ही किसान कड़कनाथ मुर्गी के चूजे अपने स्तर पर कैसे तैयार करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर IS तोमर। एक प्रजाति है कड़कनाथ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके जो अपने विशेष गुणों के वजह से ये पहचानी जाती है। इसमें फैट परसेंट और कोलेस्ट्रॉल परसेंट ये दोनों कम होते हैं काफ़ी, और ऐसे लोगों के लिए जो कि बैठ के काम करते हैं उसके लिए ये खाने के लिए एक आदर्श मीट हो सकता है, क्योंकि इसके मीट का कलर और पक्षी का पूरा कलर और ब्लड वगैरह सब ब्लैक होता है। क्योंकि ये प्रजाति विलुप्त प्राय हो रही थी, हमने यहाँ पर एक कड़कनाथ की हैचरी तैयार की। जब हम अंडे से जब बच्चा बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं और एक ही समय में, क्योंकि एक दिन में 100, 125, 150 अंडे आते हैं और प्रतिदिन रखने के बाद हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी तो हम उनको 5 दिन 7 दिन, सर्दियों में इसका इंटरवल 7 दिन का होता है और गर्मियों में 5 दिन में हम अंडे को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनकी ट्रे होती है, उन ट्रे में इनको जमा देते हैं और पर्टिकुलर एक टैग लगा देते हैं। टैग लगाने के बाद ये होता है कि पता चल जाता है कि ये ट्रे किस तारीख को रखी गई है और उसकी संख्या गिन के रख देते हैं। हो सकता है उसमें 500, 700, 800 या जितने भी अंडे हमारे पास हैं उनको रख देते हैं। रखने के बाद फिर उनको लगातार उस मशीन को, क्योंकि ये मशीन एक बार जब से चलती है तो उसकी ये कभी बंद नहीं हो सकती। इसमें बिजली के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जनरेटर वगैरह लगा रखे, लगातार निरंतरता रहती है। 18 दिन के बाद जब वो पूरी ट्रे हमको आइडेंटिफाइड रहती है, उस ट्रे में निकालकर एक गहरी ट्रे जिसमें कि हम अंडों को निकाल के रख देते हैं और दूसरी मशीन में ले जाते हैं जिसको हम लोग हैचर कहते हैं। उस मशीन में ले जाके रखने के बाद वो अंडे 21 दिन के बाद फोड़ के अंडे को निकलने लगते हैं और निकलने के बाद फिर हम उसमें ये देखते हैं ऐसे कौन से अंडे बचे हैं जिनमें से बच्चे नहीं निकले, तो उनको भी कई बार आवश्यकता होती है तो हम सपोर्ट करके उसमें से बच्चों को निकाल देते हैं। और यदि हमने 100 अंडे रखे हैं तो ये मानिए आपके करीब 70 से 80 बच्चे निकलते हैं। ये एक सामान्य हैचेबिलिटी है और इसको काफ़ी अच्छा ही माना जाता है और हमारे यहाँ इसको हम मेंटेन कर रहे हैं। सेटर मशीन है या जो हैचर मशीन है, इन दोनों का तापमान करीब 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है और इसको हम पीछे लगी हुई जो मोटरें हैं उससे इसको तापमान को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा चूंकि जो इसके अंडे से बच्चे बनने की जो प्रक्रिया है, वो जो नेचुरल प्रक्रिया में भी जब मुर्गी अंडों पर बैठती है तो बैठने के बाद वो कुछ समय के बाद उनको चलाती रहती है पैरों से,
तो उस प्रक्रिया को भी मशीन में हमको करना है। तो उसको करने के लिए एक इसमें सिस्टम लगा हुआ है जो कि करीब हर 1 घंटे बाद उसमें मशीन में मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि वो मशीन जो अंडे पूरे एक बार में करीब 45 डिग्री एंगल पे घूम जाते हैं और फिर मशीन रुक जाती है। उसके बाद हर घंटे बाद ये प्रक्रिया होती रहती है, जिससे कि कोई अंडे में ऐसा कोई अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए, चिपक जाए कोई एम्ब्रियो और उससे वो हो जाए। तो ये प्रक्रिया निरंतर इसमें होती रहती है। टेम्परेचर मेंटेन करना और इसको लगातार मूवमेंट करना, ये सेटर मशीन में अरेंजमेट किया गया है। और हैचर मशीन में चूंकि सिर्फ अंडे को फोड़ के निकलना है, तो उसमें सिंपली हम ट्रे में उनको रख देते हैं, तो वो उसमें से अंडे से बच्चे निकल जाते हैं। और उसको निकलने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ एक उनका नर्सरी बना रखी है, जिस नर्सरी में ले जाके रखते हैं। क्योंकि यहाँ का आदिवासी क्षेत्र है, किसान बहुत समझदार नहीं है, तो हम अधिकतर कोशिश ये करते हैं कि 15 दिन का चूजा उनको दें, जिससे कि 15 दिन की बड़ा हो जाता है चूजा थोड़ा सा। और उसमें हम वैक्सीनेशन भी करवा देते हैं, जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होते हैं वो करवा देते हैं। उसके बाद गांव में मोर्टेलिटी कम होती है। तो ज़्यादातर जो मांग है यहाँ 15 दिन के चूजों की है। अलग अलग उसमें ब्लॉक बने हुए, उन ब्लॉक्स में हम रख के 1 दिन के बाद या 7 दिन के या 15 दिन की, तो जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता होती है उनको देते जाते हैं। इसमें अलग अलग रेट भी है, 50 रुपये, 55 रुपये और 60 रुपये। और किसान यहाँ से लगातार इस जिले को जो ले जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा होगा पूरे देश में जहाँ से कि लोग यहाँ ये बच्चे और अंडे लेके नहीं जा रहे हैं। और ये माना जाता है कि यदि मान लीजिए 7-8 चूजे यदि मान लीजिए मर भी गए ले जाने के बाद, तो इसको सामान्य माना जाता है कि 7-8% मोर्टेलिटी तो एक सामान्य है। ये मानते हैं कि यदि 90 बच्चे भी बचते हैं तो वो एक जो 100 का जो एक यूनिट है, अपन 100 को यूनिट के रूप में मान रहे हैं, लोग चाहें तो उसको कितने बड़ा भी ले जा सकते हैं। तो उसमें हम एक साल में 1 से सवा लाख की आमदनी की जा सकती है। किसान भाइयों, यदि आप अपने स्तर पर कड़कनाथ मुर्गियों के चूजे तैयार कर अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए अंडों की उपलब्धता के अनुसार कौन सी हैचिंग मशीन खरीदें तथा वह कहां पर मिलेगी, आइए जानते हैं। और इसमें 2-3 तरह की हैचरी बनती है। अभी एक संस्था है जो कि केरल से काम कर रही है, उसने ऐसी हैचरी बनाई है जो कि सोलर एनर्जी से, बिजली से और अपने जनरेटर से भी चलती है। और उसमें उनकी कैपेसिटी कम की भी है, 40 अंडे की भी है, 200 अंडे की है और 500 अंडे की भी है। तो यदि किसान भाई अपनी खुद की पूर्ति के लिए उसको लगाना चाहें तो उन हैचरी को लगा सकते हैं और उससे मतलब वो अपने खुद के बच्चे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को चाहे तो ये जो हमारे लगी हुई है जो प्लांट है, इस प्लांट में भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। यदि वो चाहेंगे तो इसमें भी एक ऐसी कॉम्पैक्ट मशीन भी आती है जिसमें कि ये हैचर और सेटर एक ही मशीन में लग जाते हैं। उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी कम हो जाएगी और उसके हिसाब से यदि वो चाहें तो इसको एक आय के साधन के रूप में, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति खुद भी चूजे बना के बेचना चाहे तो उसमें भी काफ़ी आय होती है, तो वो अपने को कर सकता है। परंतु थोड़ा सा इसमें मैंने पहले भी कई बार बोला था आपको, सजग रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस दिन से ये करीब 7-8 साल हो गए जिस दिन से ये मशीन चल रही है, उस दिन से आज तक बंद नहीं हुई है। यदि बंद होगी तो उसमें रखे हुए अंडे सभी खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए उनके पास पूरी पर्याप्त तैयारी होना चाहिए। जैसे उसको मशीन को चलाने के लिए जो बिजली की आवश्यकता होती है उसके लिए जनरेटर रखें। इसके अलावा मशीन को मूवमेंट करने के लिए जो मोटर लगी हुई है उस मोटर को भी हम लगातार एक तैयार रखते हैं कि आवश्यकता होती है तो तुरंत उसको 10 से 15 मिनट में बदल देते हैं। तो ये कुछ तैयारियां करना पड़ती हैं। यदि वो कर लेंगे तो इसको भी एक वो आय के साधन के रूप में अपना सकते हैं। तो यदि जो किसान पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने कॉलेज पढ़ लिया और उसके बाद में अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये एक आय का अच्छा साधन हो सकता है। इसके अलावा ये जो मशीनें हैं तो हैदराबाद में ये मशीनें मिलती हैं और एक मशीन कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, जिसकी कैपेसिटी करीब 2 से 3 हज़ार अंडों की होती है। किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास और सामान्य रखरखाव में पालन पोषण संभव है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए किया जाता है। इसकी बिक्री हेतु बाजार लगभग हर जगह उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के गांव जसोरगढ़ तहसील चुरहा के रमेश कुमार से आपको मिलवाने जा रहे हैं। कुछ सालों से सफलतापूर्वक बकरी पालन व्यवसाय कर इस व्यवसाय से वो काफी लाभ भी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि बकरी पालन से लाभ लेने के लिए वो क्या क्या करते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं जिला चंबा से बोल रहा हूँ, गांव मालून से। मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरे बुजुर्गों ने भी यही काम किया था भेड़ बकरियों का।
पशुपालन का, और मैं भी 5-6 सालों से पशुपालन को चरा रहा हूँ, भेड़ बकरियों को। मेरे भाइयों, मेरे पास 50-60 बकरियाँ हैं और मैं धीरे धीरे इनको बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यही काम करना चाहता हूँ। ये अच्छा काम है। मेरे पास बढ़ते बढ़ते 4-5 बकरियों से मेरे पास 50-60 बकरियाँ हो गई। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेहनत से कमाता हूँ अपनी, तो यही अच्छा काम है। तो भाइयों, मैंने ऐसा किया कि हमारे पास जंगल चराने के लिए भी बहुत है, और मैं चाहता हूँ कि जगह बहुत अच्छी है, बहुत जंगल है। भेड़ बकरियाँ भी यहाँ पर अच्छे से रहते हैं और अच्छे से खाते पीते हैं, और यही से मैं बढ़ाता हूँ भेड़ बकरियों को। और मैं चाहता हूँ कि 3 साल बाद मैंने 100-150 बकरी अपनी तैयार कर लेनी, और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएंगे, 10-12 साल के हो जाते हैं। भाइयों, जब मैं पशुपालन को छोड़ता हूँ, भेड़ बकरियों को छोड़ता हूँ, तब मैं 9-10 बजे छोड़ता हूँ उनको। उसके पहले मैं 5-6 बजे मैं दाने दूने खिला लेता हूँ। फिर मैं जब चराने को लेता हूँ तो तब मैं कुछ पेड़ पूड़ काट देता हूँ, हरे पत्ते खिला देता हूँ, और उनको फिर मैं घर को ले आता हूँ शाम को। तो भाइयों, मैं चराने को लेता हूँ तो तब मैं हरे पत्ते खिलाता हूँ, और बंजी खिलाता हूँ, और बंज खिलाता हूँ, और हायू खिलाता हूँ। तो बहुत बढ़िया हरे पत्ते मिलते हैं खिलाने के लिए। और मैं जब चराने को लेता हूँ तो चराने से पहले, छोड़ने से पहले मैं हर दिन 5 किलो दाने 50-60 बकरी को खिला देता हूँ, और उससे मेरी बकरियाँ बहुत स्वस्थ रहती हैं। 5 किलो दाने खिलाने से मैं हर दिन रोज़ भर खिलाता रहता हूँ। दाने खिलाने के बाद उससे मैं जंगल चराने के लिए ले जाता हूँ भेड़ बकरियों को। फिर मैं जंगल में हरे पत्ते खिलाता हूँ, और रुबीनिया खिलाता हूँ, और बंजी खिलाता हूँ। हमारे जंगल में यही पौधे होते हैं। रुबीनिया होता है, बंज होता है, बंजी होती है। इससे खाने से भेड़ बकरी बहुत स्वस्थ रहती हैं। इनको पेड़ पर चढ़ के इनको काटता हूँ मैं, इनके पत्ते खिलाता हूँ, और ये पत्ते जो है बहुत स्वस्थ रहते हैं खिलाने से। उसके बाद मैं 5-6 बजे इनको घर ले जाता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं दाने खिलाता हूँ, 5 किलो दाने फिर खिलाता हूँ 50-60 बकरियों को। एक भेड़ बकरियों के लिए एक मढ़ी बनाई है। मैं उनको भेड़ बकरियों को मैं अच्छे से और बहुत पत्ते बिछा के रखे भेड़ बकरियों के लिए। जो मैंने पत्ते बिछा के रखे हैं वो मल मूत्र करते हैं, उसके लिए मैंने पत्ते बिछा के रखे हुए हैं। जो हमारे फार्मासिस्ट वगैरह हैं कि उनसे मैं दवाइयाँ मंगा के खिला देता हूँ, उससे हमारे भेड़ बकरियाँ बहुत स्वस्थ रहती है, और कोई बीमारी भी नहीं होती है हमारी भेड़ बकरियों को। किसान भाइयों, यदि आप बकरी पालन करते हैं तो उससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बकरियों में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु उचित समय पर टीकाकरण करवाया जाए। साथ ही साथ बकरियों के आहार तथा आवास प्रबंधन पर भी उचित ध्यान दिया जाए, तभी आपकी बकरियां इन बीमारियों के प्रकोप से बच सकती हैं। इसलिए महीने में 1-2 बार मैं फार्मासिस्ट से दवाइयाँ मंगाता हूँ, और उनको भी भेड़ बकरियों के पास सुई वगैरह लगवाता हूँ, तो हमारी भेड़ बकरियों को कोई बीमारी नहीं होती है। बकरियों में कुछ अंतः तथा बाह्य परजीवियों का भी प्रकोप होता है, जिसमें से बाह्य परजीवी बकरियों की त्वचा पर चिपककर उसका खून चूसते हैं तथा अंतः परजीवी पेट के अंदर रहकर बकरियों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए इन परजीवियों से बकरियों को बचाना जरूरी होता है। भाइयों, मैं महीने में 4-5 बार मैं नमक खिलाता हूँ। नमक खिलाने से बहुत स्वस्थ रहते हैं, और बहुत ज़्यादा घास खाती है भेड़ बकरी। मुझको बहुत फ़ायदा होता है भेड़ बकरियों से। मैं 10-12 बकरी बेच देता हूँ। मेरे को लगभग 1-1.5 लाख मिल जाता है 10-12 बकरे बेचने से। हमारे पास भेड़ बकरियों की जो मल होता है हम अपने ज़मीनों में डालते हैं, तो हम कोई खाद खूद नहीं खरीद के डालते हैं, तो हमारे को इससे भी बहुत लाभ होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इन बागों में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो नींबू के बाग को भारी क्षति होगी। तो आप इस नुकसान से बचने के लिए कीट और रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर डी.के. जैन। नींबू वर्गीय पौधों में, खासकर नींबू में भी अभी बहुत सारे कीटों की समस्या है। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये ब्लैक फ्लाई, काली मक्खी जिसको कहते हैं, इसका भी बहुत आक्रमण है। और साथ ही आप देखेंगे कि एक कीड़ा और है जो सिट्रस साइला कहते हैं। ये सिट्रस साइला, ये जो कीट है, जो सिट्रस साइला के कीट है, ये कीट क्या करता है कि पौधों से रस चूसता है और बहुत वायरल बीमारी, ग्रीनिंग नामक वायरल बीमारी है, इसको भी फैलाता है। किसान भाइयों, नींबू के बाग में इन रस चूसक कीटों के द्वारा पौधों के कोमल भागों से रस चूसकर भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। साथ ही ये कीट नींबू के पौधों में कई तरह के रोग भी फैलाने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, इस नुकसान को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। तो इस कीट से निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या फार्मोथियान 25 सीसी आता है, इसको हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या मेलाथियान को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करना है। वरना क्या होगा कि यह एक चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित करता है, जिससे क्या होगा कि वो उसके पौधों के ऊपर फफूंद लग जाएगी और उसके बाद वो ग्रसित भाग पीला पड़ जाएगा और वह पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों, नींबू में आप देखेंगे इस माह जो है फूल व फल बनते हैं, अतः पेड़ पर आपके फूल आने के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब पौधे के अधिकतर भागों में फूल जो हैं वो बोर के आकार के फल बन जाएं, तभी हमें सिंचाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। नींबू के बाग में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है। इन्हीं रोगों में से जो रोग मुख्य रूप से देखा जाता है वो है नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। ये रोग जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में होता है। तो क्या है इस रोग के पहचानने के लक्षण एवं नियंत्रण के उपाय, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। तो आप किसान भाइयों ये देखेंगे कि इसमें नींबू के अंदर ये सिट्रस कैंकर बीमारी जो है वो भी आने लगी है। आप देखेंगे कि ये जो धब्बे पड़ने लगे हैं, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ऐसे धब्बे जो आपकी बात की अवस्था में देखेंगे ये नींबू के फल के ऊपर भी बन जाएंगे। इससे क्या है कि नींबू की जो बाजार गुणवत्ता है वो भी कम हो जाएगी। तो इस बीमारी से भी हमें निजात पाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक जीवाणुनाशक दवाई है, इस दवाई को हमें 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करना है। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC का भी हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुड्डी, जिला अंबाला के कृषक जोगिंदर सिंह ने। यह अमरूद की बागवानी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जोगिंदर सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये बाग का कार्य हमें 25 साल पहले शुरू किया था जी। इसके पहले हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद हमने मिट्टी जांच करवाई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से। इसके बाद हमने 3 बारी मिट्टी हमारा टेस्ट पास हो गई थी जमीन की। फिर आपने हमारे को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टरों ने बताया आप अमरूद के बाग लगा सकते हो। अमरूद के बाग से लाभ प्राप्त कर प्रगतिशील किसान मनोहर यादव ने बताया कि करीब 25 साल पहले अपने खेत में अमरूद का उन्होंने बाग लगाया। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से सर्वप्रथम एक निश्चित अंतर के बाद
3 फुट के गड्ढे खोदकर उसमें DAP खाद मिलाकर अमरूद के पौधे को लगाया और इस तरह से 1 एकड़ में 110 पौधे लगाए। इसके बाद हमने उसकी ट्रेनिंग ले गए, उसके बारे में पता किया जी बाग लगाने के बारे में। तो उसने बताया आप 3 बाई 3 का गड्ढा खोदो, आधी मिट्टी आधी ऊपर की खाद मिला के खड्डा बूर के जो भी DAP है आधा किलो गड्ढे के अंदर DAP घेर के और आप 1 किलो में 110 पौधे अमरूद के लगाना जी। पौधे थोड़े छोटे होते हैं तो थोड़े सर्दियों बचाव के लिए थोड़ा सा ढका जाता है इस पौधों को। तो इसको ढकने के बाद मान लो थोड़ा सा दिन नुआया जाते हैं, उसके बाद हमें उसको हटा देते हैं पन्नी पानी को। फिर इसमें घनी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत दिमक की प्रॉब्लम आती है तो क्लोरोवेरिपोस दवाई आती है, वो 10-10 ग्राम हर पौधे को देनी चाहिए जी। प्रगतिशील किसान मनोहर लाल के अमरूद के बाग की देखभाल के बारे में बताते हुए कहा कि आरंभ में पौधे छोटे थे और सर्दियों में पौधे खराब होने से बचाने के लिए उन्हें बड़े पॉलिथीन से ढक दिया गया और करीब 15 दिनों में पानी लगाया गया। इस दौरान पौधों में दीमक से बचाने के लिए कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल किया गया। 15 दिन पानी लगाओ जी। और वैसे तो आपका आजकल सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है जी हॉर्टिकल्चर का, ड्रिप इरिगेशन, तो इससे पानी की बचत होती है। ड्रिप इरिगेशन 80% माल सब्सिडी है जी और टैंक फ्री में बनवाया जाता है। तो ड्रिप से पानी लगवाए तो और भी बढ़िया है, पानी की बहुत बचत होती है जी। करीब 3 साल के बाद पौधों पर फल लगना आरंभ हो जाता है। इस दौरान अमरूद के पेड़ की सूखी टहनियाँ तोड़ दी जाती है और फल के आकार और स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न स्प्रे करते हैं। और या कोई वाटर शूट की लंबी टहनी कटाई छटाई है, उसकी 1 साल बाद कटाई छटाई करते हैं जी। इसके बाद फिर फ्रूटिंग पर बाग आ जाता है जी। फ्रूटिंग पर बाग आ जाता है तो इसकी फ्रूटिंग लगने के बाद इसको ध्यान रखनी पड़ती है जी। फ्रूटिंग का साइज बनाने के लिए या और इसके लिए स्प्रे NPK की स्प्रे होती है 2-3, तो उससे अमरूद साफ और क्वालिटी बनती है, मिठास भी बनता है जी। 1 साल में 2 फल आते हैं जी। एक तो बरसाती सीजन में आता है, एक फिर मान लो 2-3 महीने बाद में चलता है, वो मार्च तक चलता है। मार्केट में ले जाते हैं तो इसकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है। 2-3 प्रकार की ग्रेडिंग होती है, छोटे बड़े, और ये ग्रेडिंग कर करके तीनों तो हमें बाजार के अंदर ले जाते हैं जी। तो बाजार के अंदर हमारे बढ़िया भाव मिलते हैं, 30-35 रुपए किलो अमरूद का भाव मिलता है जी। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेहना जिला मंडी के कृषक धर्मपाल चौधरी ने। यह जैविक विधि से मटर की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो धर्मपाल चौधरी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मटर जी मैंने पहली बार लगाया है और ये लगाया था मैंने 10वें महीने के आखिर में, और अब की बार मैंने यहाँ पे मेरे HU यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डॉक्टर आते रहते हैं, उन्होंने बोला भी आप कुछ ऑर्गेनिक करके देखो। जोगिंदर सिंह ने बताया कि वे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर उन्होंने जैविक खेती करने का फैसला लिया और अपने खेत में मटर की फसल लगाई, जिससे रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग की बजाय देशी खाद का प्रयोग किया, जिसका परिणाम ये रहा कि मटर की अच्छी पैदावार हुई और मटर भी काफी स्वादिष्ट है। तो मेरा डेयरी फार्मिंग है, वहाँ से मेरे पास काफी गोबर की खाद थी, तो वो मैंने खेत में डाला और मैंने उसमें मटर की खेती करने के बारे में सोचा और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने इसमें एक भी पेस्टिसाइड नहीं डाला, टोटली ऑर्गेनिक है और बहुत मीठा मटर है। ये मैंने 1.5 एकड़ में लगा रखा है और इसकी मैंने जुताई की थी चने की तरह। ठीक है, चने का और इसका बीज सेम होता है, तो चने की तरह जुताई की थी। जैविक खेती करने वाले किसान जोगिंदर सिंह ने बताया कि 1.5 एकड़ में अक्टूबर के अंतिम दिनों में मटर की बिजाई की थी और बिजाई से पहले खेत में 3 टन गोबर खाद डालकर 4 से 5 बार जुताई की थी। इसके बाद 1 एकड़ में करीब 16 किलो मटर के बीज का प्रयोग किया था। 16 किलो बीज लगा था, 100 रुपए किलो के हिसाब से मैंने बीज लिया था। 1600 रुपए लगे थे, प्लस मैंने 3-4 बार इसकी जुताई की और इसमें 5 ट्राली मैंने गोबर की खाद डाली है। इसके अलावा मेरा इसमें कोई खर्च नहीं है। जैविक खेती के द्वारा मटर की खेती करने से अभी तक किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई है। पानी इसमें मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं मैंने, तो जब भी इसमें डेली मैं आध से 1 घंटा इसमें पानी देता रहता हूँ। अभी तक इसमें कोई बीमारी नहीं आई, ये प्योर ऑर्गेनिक है।
वर्तमान समय में जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद की काफी मांग है। इस कारण से जोगिंदर सिंह को मार्केट में जाकर मटर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्होंने बताया कि मटर के खेत के पास ही वे मटर बेचते हैं। जैविक मटर होने के कारण ग्राहक अच्छे दाम भी देते हैं। इसमें सर मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, 1 एकड़ में मेरे हिसाब से इसमें 15 क्विंटल मटर निकलना चाहिए। अभी तक 1 टन मटर बेची जा चुकी है। प्रति किलो औसत भाव 50 रुपए मिला है। इससे उन्हें 50,000 रुपए मिले। इसके लिए कुल खर्चा 13,000 रुपया ही आया है और 700 किलो मटर और निकलने की उन्हें उम्मीद है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती करके कमा सकते हैं अच्छी आय। आम के बाग में बौर की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।